हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे स्किल वर्स चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, तब निम्न में से सबसे उचित विकल्प है वो कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तो इसके लिए सबसे उचित विकल्प कौन सा हो सकता है। भाषा प्रयास से सीखी जाती है, हाँ ये अच्छी बात लग रही है। भाषा एक प्रणाली नहीं, प्रणाली कोई भाषा नहीं है। भाषा अपने आप में अद्वितीय नहीं, भाषा में सदैव बदलाव होता नहीं। भाषा प्रयास से कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम भाषा सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थियों एक करके अपनी राय दे रहे हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। क्या भाषा में परवाह के लिए करेंगे, क्या भाषा में परवाह के लिए करेंगे, या विषय वस्तु में निपुणता के लिए करेंगे, या विभिन्न लेखकों के कथन पर करेंगे, या प्रस्तुतिकरण शैली पर करेंगे। ठीक है, भाषा कैसे सीख रहे हैं, भाषा के प्रभाव पर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये बात ठीक है। विषय वस्तु की निपुणता कितनी उसमें पकड़े, ये करेंगे। विभिन्न लेखकों के कथन, ये कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है। और प्रस्तुतिकरण की शैली पर ये अच्छी। तो अपन 1, 2 और 4, कौन सा ऑप्शन है 1, 2, 4, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कारण कथन वाला क्वेश्चन तीसरा, कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। क्या ये बात सत्य है, क्योंकि नई भाषाओं के अधिगम से विद्यार्थी में विविधताएं आती हैं। कैसी बात है ये, तो क्या ये बात सत्य है। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत अधिगम की योजना तैयार की जानी है, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि एक भाषा अध्यापक है, उसके द्वारा व्यक्तिगत योजना तैयार की जानी चाहिए, ठीक है। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है, हाँ ये भी सही है। मतलब दोनों कारण सही है। अब ये दोनों कारण अगर सही हो रहे हैं तो अभी ये देख रहे हैं कि AR की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों मिलते जुलते हैं कि अलग अलग बोल रहे हैं। देखो, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत अधिगम की योजना तैयार की जाती है, ठीक है। नई भाषा के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधताएं आती हैं, मतलब ये दोनों कोई कारण मिलते जुलते हैं, दोनों अलग है। तो ए तो होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या, AR दोनों सही, ठीक है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा, ठीक है। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रशंसनीय नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक गलत है वो अपने को बताना है। मतलब कोई अध्यापिका है, प्रधान अध्यापिका, जिसने एक अध्यापक है भाषा का, उसको बोला कि आप पाठ्य पुस्तक का चयन कीजिए। तो ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिनका चयन नहीं करना चाहिए। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बिल्कुल सही बात है, ये तो होनी चाहिए। भाषा की अधिगम आवश्यकता है और उन्हें आने वाली भाषाएं, ये भी सही है। विद्यार्थियों को इस तरह चेक करना चाहिए कि भाई वो कैसे सीख रहे हैं, धीमे गति से सीख रहे हैं या तेज गति से सीख रहे हैं, उनका देखना अपने को। सामग्री की अवधारणा, जटिलता एवं गहनता नहीं, उसकी मतलब परिभाषाएं नहीं देखनी है, न उसकी जटिलता देखनी है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए हमेशा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका ये फोर्थ आंसर गलत होगा, मतलब आंसर ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं
5 ये क्या बोलता है? छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? ठीक है। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। ठीक बात है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते ये मतलब इसका कहना है कि एक समावेशी कक्षा है और उस समावेशी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं छठी क्लास के जो सीखने में पीड़ित हैं और सीख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उनका एक विशेष समूह बनाकर नहीं, उन्हें कभी भी अलग से नहीं बैठाने। अलग से बैठाएंगे तो समावेशी शिक्षा कैसी होगी? ठीक है। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, बिल्कुल। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें ऑडियो विजुअल ग्राफ पेपर इन सब से बताओ। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, हाँ ठीक है, तभी तो समावेशी बनेगी। अपनी जिम्मेदारी में शामिल करके, बिल्कुल सही बात है। तो ए है, वो ए वाले तो सारे ऑप्शन कट गए। बी सी डी यही बचा है। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियां के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? ये अपने को बताना। कोई एक अध्यापिका है, ठीक है, वो शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनका वाचन कौशल और उच्चारण के लिए कुछ गलतियों का उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं। ठीक है। मतलब किसी भी शिक्षार्थी को शिक्षिका है जो टारगेट नहीं कर रही है, वो उन्हें मतलब न उनका नाम ले रही है न उतरी, वो उन्हें एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण देकर समझा रही कि आपने यहाँ पे गलतियाँ की, ये आपकी गलतियाँ हैं। तो ये किस प्रकार का है? क्या त्रुटि विश्लेषण है? नहीं, ये त्रुटि विश्लेषण नहीं हो सकता। यह संप्रेषण की कोई बात नहीं रही। उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण शिक्षण या प्रतिपुष्टि। ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा बेहतर प्रतिपुष्टि है। क्यों? इसका कारण ये है कि उसने विद्यार्थी ने पढ़ तो लिया है, लेकिन शिक्षिका उसके दोबारा उदाहरणों के माध्यम से प्रतिपुष्टि करके वापस उसे समझाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेवन क्वेश्चन अपन इसमें क्या कह रहा है वो देखना है। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? मतलब लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा उपागम क्रम में है वो अपने को बताना है। क्रम वाला अपने को बताना है। क्या इनमें क्रम बताना है अपने को, क्रम वाइज इन चारों को रखना है। प्रारूप, मानस मंथन, संपादन, दोहराना। ठीक है। दोहराना पहले तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले मानस मंथन बी होगा। उसके बाद में अपन इसमें देखें तो प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अंतिम में उसे दोहराएंगे और दोहराने के बाद उसे हम संपादन करेंगे कि अब ये क्लियर हो चुका है। तो बी ए डी सी कौन सा दिखाता है इनमें से? बी ए डी सी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांसलैंग्वेज जिसे बोलते हैं, के बारे में सही नहीं है। मतलब हम किसी एक भाषा है, कोई एक भाषा है और उस एक भाषा से अपन दूसरी भाषा में जा रहे हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है का पूछा है। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। भाषा के बीच अनुवाद, हाँ ठीक है। अगर एक भाषा से दूसरी भाषा चाह रहे हैं तो हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हम सीख नहीं पाएंगे। ये तो बात ठीक लग रही है। सेकंड ऑप्शन कर रहा है कि एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, हाँ ठीक है, होना चाहिए। बहुभाषावाद को समुन्नत करता है। ठीक है।
जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं उसे बहुभाषावाद बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है, ये विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता नहीं। सीमित कैसे कर सकता है, ट्रांसलैंग्वेज होता है, तो सीमित कैसे कर सकता है, वो तो बहुभाषा सीख रहा है ना, एक से ज़्यादा। तो ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। सीमित कभी नहीं करना है शिक्षार्थियों को, परिभाषा कभी नहीं देनी है, नियम कभी नहीं बताने हैं, रटाना कभी नहीं है, मतलब रोट लर्निंग कभी नहीं करवानी है। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, वह पर्सन जो विद्यार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कि उन्हें निष्कर्ष निकालना संबंधित नहीं, संकलनात्मक नहीं, दूसरों के साथ नहीं, सॉरी, दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े पर्सन। ठीक है, ये अच्छे प्रश्नात्मक लेखन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थकृत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है, ठीक है, और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती हैं। ये कौन सा मॉडल अपनाया गया है, ये आपको बताना है कि कौन सा मॉडल है। तो मॉडल बताना है, मॉडल दो ही है, एक टॉप डाउन है, एक मतलब एक टॉप डाउन है और एक बॉटम बॉटम अप है। मतलब ये दो तो कोई यहाँ पे बन ही नहीं रही। अब आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात है कि ये जीन पियाजे के सिद्धांत की बात कर रहा है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सीखता है, वातावरण के माध्यम से, और यहाँ पर भी पूर्व अनुभव की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थकृत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है। मतलब उसे जो पाठक है वो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थकृत और वाक्यात्मक संकेत बनाती हैं, ठीक है। फिर वो अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। ये कौन सा संकेत है, मतलब उससे पहले से आता है अर्थकृत और वाक्यात्मक संकेत, फिर ये धीरे धीरे विशिष्ट जानकारी की तरफ जाती है। मतलब ये टॉप टू डाउन की बात कर रहे हैं, टॉप टू डाउन, सेकंड ऑप्शन। इसका क्या लोचा है मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। ये अपन देखते हैं इसका क्या बात हो रही है। ये जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वप्रथम देखते हैं निबंध, ठीक है, लेख, वाक्य और फिर शब्द। तो ये टॉप है, मतलब बड़े से लेके छोटा, ये टॉप, ये डाउन, मतलब यहाँ से आता है नीचे, तब ये टॉप से डाउन हो गया। अगर वापस शब्द फिर वाक्य फिर लेकर निम्न की तरफ जाएगी तो ये बॉटम टू टॉप होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये कहानी वहाँ पे लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, इसकी क्या कहानी है। क्वेश्चन संख्या 11। अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से कराना चाहिए, ठीक है। निम्न कथनों पर आधार पर सही विकल्प बताना है अपने को। इसमें से काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से कराना चाहिए, इसके बारे में सही कथन को अपने को बताना है, ठीक है। शिक्षक को सही लय के साथ उच्च स्वर में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात में। कठिन शब्दों की बात नहीं करने, गलत हो रहा है यहाँ। और शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको एक रचनात्मक तरीके से सीखना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछना चाहिए। जिसमें सेकंड ऑप्शन है उसको काट डालो।
इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, 3 एक नहीं है, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, 3 और 4 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन इसका होगा आंसर 1। नेक्स्ट इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करता है। इस पर पहली कक्षा से माध्यमिक के रूप में अंग्रेजी भाषा, पहली कक्षा से माध्यमिक के रूप में अंग्रेजी भाषा। सेकंड ऑप्शन, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, सही बात है। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यमिक के रूप में मातृभाषा, ठीक बात है। पहली कक्षा में जाते ही बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिया जाए, ये तो गलत बात हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चा स्कूल गया नहीं कि उसे अंग्रेजी पढ़ा दिया, ये तो उसके टूंपा देने की बात हो गई। भाई स्कूल में जाए गला दबा दिया, ये तो गलत बात है ना। पहली कक्षा में उसे जाते ही अंग्रेजी नहीं पढ़ानी है। जब बच्चा 1 से 5 है प्राथमिक स्तर पर, तब उसे मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, ये एनईपी 2020 कहती है। मैं आपको एनईपी 2020 विस्तार पूर्वक पढ़ा सकता हूँ, अगर आप बोलो तो कमेंट में नीचे बता देना, ठीक है। एनईपी, एनसीएफ और आरटी तीनों से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कौन सा, 13। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। जैसे मौखिक, जैसे आप बच्चे के आमने सामने इंटरव्यू ले रहे हो और उस इंटरव्यू लेके आप आंकलन करो, तो उसका बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। शब्द शब्द पढ़वाना, प्रश्न का उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराना, नहीं सुने हुए को बार बार नहीं दोहराना, नहीं दोहराना, नहीं दोहराना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत करना अलग अलग रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा, 14। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः, ठीक है, कोई बच्चे कैसे एनवायरनमेंट से निकल के आते हैं, कोई कैसे आते हैं, कुछ अच्छे से पढ़े हुए हैं, कोई नहीं पढ़ा हुआ है, तो अलग अलग आते हैं, ठीक है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनके लिए क्या करना चाहिए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, अनिवार्य, ये अच्छी बात है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं। अब ज़रूर थोड़ी कि अगर कक्षा में आप मानो कि 14 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो सबकी थोड़ी थोड़ी भाषा अलग होगी, तो एक बच्चा उन सब की भाषा को कैसे ग्रहण सकता है, ये कोई अनिवार्य नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखें, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य नहीं, वो अलग अलग शब्द, अगर एक भाई बुक लिखी है तो वो हिंदी भाषा में लिखी होगी, ज़रूरी नहीं है बुक में कि वो जो भाषा बच्चे बोल रहे हैं वही भाषा उस बुक में हो, तो ये गलत होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं। शिक्षक भी एक शिक्षक है, वो भी किसी एक परिवेश से निकल के आता है, किसी एनवायरनमेंट से निकल के आता है, उसकी भी एक कोई विशिष्ट जगह है, तो ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक को भी उनकी भाषा आना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन पहला ही राइट होगा। क्यों, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ये सबसे बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं तब जब, बुनियादी चरण की बात कर रहे हैं कब की, 1 से 5 की, इस बात को ध्यान, जब भी बुनियादी की बात हो कौन सा चरण होगा, प्राथमिक स्तर होगा, कक्षा 1 से 5 तक का। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करें, ये तो रटन पद्धति होगी। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को विकास कर, नहीं सूक्ष्म नहीं, स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए, ठीक। अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत, तो ये तो रटन पर आदत थी, ये तो रोट लर्निंग हो गई भाई, ये तो गलत होगा। वे सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, और अपने हाथ को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसमें क्रिएटिविटी पर अगर बात कर रहा है ये, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट अपन इसमें अपना क्वेश्चन देख, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 16। निम्न निम्न निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत, अलापना,
किसके तरीके हैं, अपने को इसमें से गलत बताना है, मतलब कौन सा सही नहीं है, सही नहीं वाला अपने को बताना कि कौन सा सही नहीं है। उच्चारण का अभ्यास करने में ये तो सही बात है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय ये भी होनी चाहिए। शब्दावली को समृद्ध करने को विस्तार पूर्वक पढ़ना, कंठस्थ करना। अभी अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ को कंठस्थ नहीं करना है, ये रटने पर आधारित बात हो गई। आंसर ये होगा कंठस्थ, मतलब ये रोट लर्निंग की बात कर रहे हैं। रोट लर्निंग नहीं करानी है, रूल्स आपको बच्चे को नहीं पढ़ानी है, डेफिनेशन आपको बच्चे को नहीं देनी है किसी भी चीज़ की, ये सारी बातें गलत होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें 17। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है, मतलब एक शिक्षक है, वो बच्चों को कह रहा है कि आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका वो सभी एक दूसरे को दो, और कोई किसी की चेक करेगा, कोई किसी की चेक करेगा, उसके लिए क्या, उसके लिए शिक्षक ने कहा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है इसका, शिक्षक ने ऐसे क्यों किया। क्या संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करना, नियंत्रित अभ्यास करने का कोई उद्देश्य या औचित्य यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, सहपाठियों की काम की जांच के कौशल विकसित करना, हाँ ये सबसे बेस्ट बात लग रही है। नेक्स्ट बात देख लेते, पठन अभ्यास नहीं करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास नहीं, उनका कौशल विकसित करना कि हाँ मैं भी बेहतर कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखें 18। 18 क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में संवेदनात्मक पद्धति का उद्देश्य क्या है। संवेदनात्मक जो संवेदनात्मक पद्धति है उसका उद्देश्य क्या है, संवादात्मक संवादात्मक पद्धति का उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या व्याकरण सीखना है, नहीं, व्याकरण सीखना कभी नहीं हो सकता। छात्रों की बातचीत करने की क्षमता को विकसित करना, ये सबसे, निबंध लिखना नहीं है, शब्दकोश का उपयोग करना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अपना सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पठन का उद्देश्य क्या है। जब आप कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हो, ठीक है, और हिंदी पढ़ा रहे हो लैंग्वेज, तो इसमें पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक कक्षा को पूछ रहा है 1 से 5, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या इसकी व्याकरण बताना है, व्याकरण संरचना की बात है, नियम की बात होगी, गलत बात है। कवितात्मक भाव अनुभव कराना, तो कविता का भावात्मक अनुभव है वो बच्चों को कराना। ये देखो रट कर बात हो गई, कभी रटाना नहीं है, कभी कठिन शब्द नहीं बताने बच्चे को। एक बात बता रहा हूँ आपको, उस बात को ध्यान में रखना है। बच्चा कौन सी क्लास का है, 1 से 5 का, तो कभी भी उसको नियम नहीं बताने, नया रूल बताने, रोट लर्निंग कभी नहीं करानी है, रटने पर आधारित कभी नहीं बताने, डेफिनेशन परिभाषा उसको कभी भी नहीं बताने। ठीक है, उसको संरचना आधारित कभी भी कोई चीज़ नहीं बतानी है। ठीक है, नियम सूत्र उसको नहीं बताने कभी भी। ठीक है, बच्चा कौन सी क्लास का, 1 से 5, 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षा है, तो उसे समझा कर बताओ, प्रत्यक्ष अनुभव पर बताओ, बार बार समझाओ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, ये देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो साहित्य वो सब्जेक्ट ले रहे हैं या चुन रहे हैं अपने लिए कि मुझे ये पढ़ना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि मनोरंजन के लिए, ये देखो कठिनाई के लिए, ये बात तो गलत हो गई। शिक्षण उद्देश्य के लिए नहीं, चित्र और कथा का मेल हो या मनोरंजन हो, मनोरंजन नहीं है, चित्र और कथा का मेल हो, उसमें चित्र भी होना चाहिए, पेंटिंग्स, ठीक है, और कथा दोनों का मेल होना चाहिए। अगर बच्चा 1 से 5 का है वो चित्र देखेगा,
पेंटिंग देखेगा तो वो कथा सुनेगा, तो इसमें वो उसकी क्या होगी, लर्निंग बेहतर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखना है 21। बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा विकास, व्याकरण, द्विभाषावाद, नहीं, मातृभाषा अधिग्रहण। स्वाभाविक भाषा आप किसे बोलोगे, बताओ मेरे को। इसका आंसर चाहिए कि स्वाभाविक भाषा किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद देना है। जो स्वाभाविक भाषा है वो कौन सी भाषा होगी? स्वाभाविक कौन सी होगी? जिसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो जो वर्निकुलर भाषा है वो बोला जाता है। इस प्रक्रिया कहते हैं, देखो वापस समझा रहा हूँ। बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक प्रक्रिया मातृभाषा कहलाएगी। छोटा बच्चा है वो मातृभाषा सीखेगा, उस परिवेश में तो वही भाषा सीखेगा, तो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मातृभाषा ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कौन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? जो भाषा अनुभव दृष्टिकोण है किसके अधिगम पर है? व्यवहारवाद, मानवतावाद है, नहीं, बच्चे संरचनावाद या रचनावाद? भाषा अनुभव रचनावाद नहीं, संरचनावादी कभी नहीं हो सकता है। इसका आंसर रचनावादी होगा, क्योंकि आप भाषा को एक अनुभव आधारित, एक चित्रात्मक और बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करके सीखोगे, उस दृष्टिकोण में रचनावादी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर भी इस आंसर को आप थोड़ा स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका हम वापस चर्चा करेंगे इस ऊपर यही क्वेश्चन। ठीक, अगला अगर इसमें देखें 23 क्वेश्चन संख्या 23 क्या कहलाता है? भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। भाषा अधिगम यानी अगर हम भाषा सीख रहे हैं उसके बारे में अपने को सही कथन बताना है। ठीक है, सही कथन बताना है भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम के बारे में सही कथन कौन सा है, बताओ। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्यवहारिक शिक्षण आवश्यक है, नहीं। अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम औपचारिक रूप से सीखें। औपचारिक रूप से कौन सी होगी? जैसे विद्यालय, वो औपचारिक वातावरण हो गए। तो भाषा सीखने के लिए क्या औपचारिक वातावरण जरूरी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे, सेकंड ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट बात है। जो बच्चे हैं ना वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रह के, उसी एनवायरनमेंट रह के भाषा ज़्यादा सीख पाएंगे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। भाषा अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो बच्चा अपने आप सीखता है उसमें जन्मजात ये सीखने की क्षमता होती है। वो अपने सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश में रहकर सीखते हैं। और ये सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है ये वाइगोत्स्की ने सिद्धांत भी दिया है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है भाषा अधिगम केवल औपचारिक नहीं। ये तो जो पहला ऑप्शन है यही बात बोल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 22 क्या बता रहा है? हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? जो हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या सीखते हैं, ये क्या समझते हैं? समृद्ध वातावरण की अच्छी पुस्तक है। देखो ये कोई रटने पर बात हो गई। अगर आप पुस्तकों लेके बैठ जाओ और उसी से भाषा सीखें तो ये कोई मतलब नहीं है। केवल परीक्षा नहीं, बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले। बिल्कुल सही बात है, ये 100%, कोई दो राय नहीं है। केवल लेखन नहीं, जो ये भी है LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, ये बात भी है। तो अगर बच्चा सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा और लिखेगा तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। सामान्यतः यही है। अगर बात करें इसका आंसर तो थर्ड हो गया। एक और बात बताता हूँ,
जो LSRW है, अगर भाषा सीखने का क्रम पूछे तो अपने को यही बताना है। अगर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पूछे, ये इटली की है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, LSWR। उन्होंने कहा कि सुनो, बोलो, लिखो और फिर पढ़ो। लिखना उन्होंने पहले बताया। ये एक एक्स्ट्रा बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन संख्या 25 क्या बता रहा है, इसको देखना है। बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। कि बच्चे जब हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की अच्छी भाषा बोलो, शुद्ध बोलना है, गलतियाँ कम करना है। तो उसके लिए कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है, अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास करना। यही बात है, कोई रटना नहीं है, व्याकरण अभ्यास हमें नहीं करना है, बार बार रटना नहीं। शब्दावली की सूची रटवाना, ये रटवाना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ये बात गलत है। उन्हें कहानियाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। आप अगर हिंदी भाषा के शब्द पढ़ा रहे बच्चे को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका इसमें से क्या होगा, उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, व्याकरण नियमों का अध्ययन कराना। ये देखो नियमों की बात मैंने अभी बोला, कक्षा, बच्चा कौन सा है, कक्षा 1 से 5 का, उसे कभी भी नियम नहीं बताने, बात गलत हो रही। केवल रटने पर जोर देना, ये रटन की बात हो गई। विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना है, या विभिन्न संदर्भों में, ये बात नहीं, अलग अलग रूप में उसे नए शब्दों का प्रयोग करना सिखाना, ठीक है। ऑप्शन थर्ड 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यह एक अप्रोच बता रहा है, इसके बारे में देखना है। हिंदी शिक्षण में समय की दृष्टिकोण यानी अप्रोच अप्रोच बता रहा है समय कित को का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये अपने को बताना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का अभी मैं अगर एक बात में सीधा बता दूं आपको, क्वेश्चन संख्या है 27, वापस पढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में समय की दृष्टिकोण का मतलब है कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना, बच्चे को सिखाएं, वो सभी एक साथ विकसित करना, साथ में पढ़ाना, साथ साथ सीखना चाहिए। उस बच्चे को पहले आप अच्छे से उसे सुनने के लिए कहो, फिर बच्चे से खुद बोलो, फिर उसे पढ़ने के लिए कहो, फिर उसे लिखने के लिए कहो, ये इसकी बात है। तो हिंदी का इन विषयों को अलग करने का कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पर केवल परीक्षा दृष्टिकोण नहीं, सभी जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनको एक साथ विकसित कराना, ये इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच का अर्थ है, ठीक है, समय की दृष्टिकोण। नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 28 है, हिंदी भाषा सीखने के लिए आगमनात्मक विधि इन डिडक्टिव मेथड का अर्थ क्या है। नियम को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना, नहीं, नियम पहले नहीं पढ़वाना, इस आगमन, बच्चों को उदाहरण से नियम तक पहुंचाना, ये ठीक है। व्यवहारिक नियम रटवाना, केवल वाक्य संरचना नहीं, पहले उदाहरण देना है बच्चे को और फिर उसको क्या बताना है, नियम बताना है। मतलब ये विशिष्ट से सामान्य चलती हैं। आगमन विधि का आपको नियम बता रहा हूँ, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमृत की ओर, मूर्त से अमृत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सारे आगमन विधि के नियम सूत्र है, और इसके सारे उल्टे हो जाएंगे निगमन विधि के, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड आंसर, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं 28 हो गए। 29 क्या कह रहा है, एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चे को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सा गतिविधि प्रयोग करेंगे। एक छोटा बच्चा 1 से 5 का, अगर आप उसे हिंदी सिखा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करवाना चाहोगे।
रटा हुआ क्वेश्चन कभी भी नहीं रटवाना है। कहानी सुनने और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना है, ये बेस्ट बात है। उच्चारण को बार बार करवाना, बच्चों से शब्द को लिखवाना नहीं, ये कोई गलत बात है सबसे। तो ये सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगला अपन देखते हैं 13। ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? प्राथमिक स्तर की बात करें, कक्षा 1 से 5 तक की बात करिए, जिसमें बच्चों को आप समझाना है, अनुभव द्वारा बताना है, क्षेत्र भ्रमण कराना है, मूल चीज़ें बतानी है, उदाहरण बताना है, फिर नियम बताने हैं। ये सारी चीज़ें चलती है कक्षा 1 से 5 तक। जो पाठ्य पुस्तक है वो चित्र आधारित हो, कहानी आधारित हो, ठीक है। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी सबसे अधिक प्रभावी विधि मान सकती है? व्याकरण आधारित, केवल लिखने पर ध्यान देना नहीं, इस पर लिखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है अपने को, ठीक है। अनुवाद नहीं करवाना है, व्याकरण आधारित विधि नहीं, ये सब रटवाने की होती। संवादात्मक यानी इंटरव्यू, थर्ड ऑप्शन, अब उसको आमने सामने से मौखिक रूप से पूछो, ये सबसे बेस्ट विधि है। तो ये अपने आज 30 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना है। कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले वो आपको मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखना, हमने 5 से 6 क्लासेज जो CDP की है वो अपने करवा चुके हैं, जो CTET और RET दोनों के लिए उपयोगी है। वो क्लासें उपलब्ध है, वो आप देख लेना जाके। ये आज हमने हिंदी की मैराथन की है, जिसमें हमने आउट ऑफ 13 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। कल कल मैं कोशिश करूँगा कल शाम तक की कंप्लीट मैथ्स की, जिसमें टोटल मैथ्स की थ्योरी होगी और कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, जिसकी हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कम से कम 2 घंटे के आसपास, 2 ढाई घंटे के आसपास वो क्लास होगी, वो आपकी देख। इसलिए हम आगे EVS की भी लेके आएंगे, पर्यावरण की भी लेके आएंगे। वो सारी जो क्लासेस है वो आपकी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। मेरा आज कुछ थोड़ा अर्जेंट काम हो गया, नहीं तो आज मैं कोशिश करता कि आपके लिए मैथ्स की क्लास आज भी लगाऊं, लेकिन आज हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे को उसमें PDF तैयार करनी थी। तो उसमें क्या है, बहुत समय लगता है, एक क्लास को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी उसकी तैयारी चल रही है, जो मैथ्स की है ना, उसकी अभी क्या है, तैयारी चल रही है। तो कल शाम तक मैथ्स की आपको क्लास मिल जाएगी, शायद 8 या 9 बजे, वो मैं आपको टाइम डाल दूँगा। उसके बाद में हम इंग्लिश की भी करेंगे, और अभी हमारे EVS की बाकी है, वो मैराथन करेंगे। हिंदी की अभी एक हुई है, कोशिश करेंगे 1-2 क्लासें और लगा पाऊँ, ठीक है। तो आप हम इसीलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखना। जो भी आपको वीडियो मिले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। और अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू। और इनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट हो तो आप एक बार वापस चर्चा कर लेना हमारे साथ में, कि अगर कुछ लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, कुछ और हो सकता है। वैसे सारे ऑप्शन आंसर सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसका वापस मिलान कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगे तो। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट क्लास किसकी लेनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि कल मैथ्स की क्लास 100% आपको 9 बजे शाम को मिल जाएगी, कंप्लीट मैराथन के साथ में, जिसमें हम शुरू से लेके अंत तक जो उसकी पूरी थ्योरी है, NCF है, थोड़ा NEF है, RT होगी, मैथ्स के जो नियम सूत्र सिद्धांत है, और मापन मूल्यांकन, वो तो मापन मूल्यांकन तो शायद कल नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे। जो मूल्यांकन है ना अपना, ये निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, जिसमें योगात्मक, संरचनात्मक, रचनात्मक, फॉर्मेटिव और सुमेटिव शामिल होते हैं, उसके लिए अपन एक अलग से सेशन रख लेंगे, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो सब कॉमन है, सब में आता है, इसलिए उसकी हम अब अलग से एक सेशन रखेंगे,
जिसमें सारा वो कंप्लीट रूप से आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।